हाय, दिस इज कौस्तुभ पांडे और आप देख रहे हैं आरकेएनपी क्लासेस। उत्तर प्रदेश सरकार और आयोग ने साथ में मिल करके यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती जो है वो रिलीज कर दी है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। तो जो भी बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे थे उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, और ये दोनों के लिए ही है, पुरुष एवं महिला। जो भी हमारे बालक हैं उनके लिए भी और जो बालिकाएं हैं उनके लिए भी, जो भी तैयारी कर रहे हैं। हम सारी बातें करेंगे आज इसमें कि कितने पदों के लिए वैकेंसी आई है, महिलाओं के लिए है प्लस पुरुषों के लिए, ये तो मैंने आप सभी को बता ही दिया। एग्जाम कब तक होगा, एक बड़ी अच्छी बात निकल के आ रही है नोटिफिकेशन में ही कि जो एग्जाम डेट है वो भी आपको अभी मिल गई है। आप ये मान के चलिए कि बहुत जल्दी आप सभी का एग्जाम ले लिया जाएगा। सारी बातें करेंगे, ये भी मैं आप सभी को बताऊंगा कि एग्जाम कब तक होगा। साथ ही साथ मैं आप सभी को ये भी बताऊंगा कि एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, और अन्य अगर कोई चीज है तो वो भी मैं नोटिफिकेशन में आपको दिखाते हुए प्लस बताते हुए चलूंगा। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी है उसका बच्चे काफ़ी इंतजार कर रहे थे। जो प्रदेश सरकार है वो काफ़ी समय से हालांकि बोल रही थी कि वैकेंसी निकालेगी, लेकिन वैकेंसी नहीं निकाली। देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। जो वैकेंसी हैं, जितने पदों के लिए आई हैं वो बहुत अच्छी हैं, तो बच्चे काफ़ी खुश भी होंगे जब मैं आप सभी को नोटिस दिखाऊंगा कि कितने पदों के लिए वैकेंसी आई हैं। ठीक है, तो आप लोग तैयारी तेज कर दीजिए। एक सलाह मेरी ये है, और एक सलाह ये है कि अगर आपका कोई सवाल है, अगर आप किसी चीज़ में कंफ्यूज हैं, अगर आपको कोई चीज़ जानकारी नहीं मिल पा रही है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में आकर के, मुझसे सवाल कीजिए, मैं आप सभी को जवाब दूंगा। अगर आपके कई सारे एक जैसे सवाल होंगे तो उसके लिए मैं प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, तो ऐसा मेरा भी काम आसान हो जाएगा कि मुझे सबको 1 बाय 1 बोलना नहीं पड़ेगा और वीडियो में आप सभी को जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि कॉमन ही ज़्यादातर कन्फ्यूजन होते हैं हमारे दोस्तों के। तो अगर आपका, फिर से मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप सभी को जवाब दे दूंगा। ठीक है, सारी बातें हम लोग करेंगे। चलते हैं, बढ़ते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो आप लोग सभी जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो की पीडीएफ से संबंधित, वीडियो में जो भी अपडेट आने वाला उससे संबंधित, या करंट अफेयर से संबंधित, मैं सारी डिटेल आप सभी को टेलीग्राम में ही प्रोवाइड कराता हूं। टेलीग्राम का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाकर के आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का एक मेरे और फायदा है, देखिए करंट अफेयर जो है ना, करंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हर एक एग्जाम में गेम चेंजर है। आप चाहे यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर एक ऐसी चीज़ है जो आप सभी की अगर तैयार है तो आप बाकी बच्चों से, जो आपके साथी हैं तैयारी कर रहे हैं, उनसे आप कहीं ना कहीं ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। अब आमतौर पे बच्चे करते क्या हैं कि जब तैयारी कर रहे होते हैं उस समय में वो करंट अफेयर नहीं पढ़ते हैं। वो सोचते हैं कि हम लास्ट टाइम में पढ़ेंगे और करंट अफेयर में इतना टाइम क्यों खर्चना, जो कि बात सही भी है। लेकिन होता क्या है कि जब आप पत्रिका लाते हैं और आप लास्ट टाइम में पढ़ते हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन पैदा करता है, और वो उतना डाइजेस्ट हो नहीं पाता, उतना आपकी समझ में आता नहीं है। क्योंकि जब आप रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ते हैं तो एक जैसी लगभग लगती हैं, उनका जो डाटा होता है वो एक जैसा होता है, और जब आप एग्जाम दे रहे होते हैं हॉल में तब आपको वो कंफ्यूजन आता है। तो आपको करना क्या चाहिए, देखिए सीधी बात है, जब आप किसी चीज़ से टच में नहीं रहेंगे, किसी सब्जेक्ट के टच में नहीं रहेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी होगी। अब मैं आपसे अगर ये कहूँ कि आप अखबार पढ़िए तो 2 से 3 घंटे अगर आप बर्बाद करेंगे अखबार पढ़ने में तो वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप लोग सबसे पहले ये करिए कि आपको अखबार नहीं पढ़ना है, उसके लिए मैं हूँ। आप सभी को मैं टेलीग्राम में पेपर की कटिंग और पीआईबी की रिपोर्ट से संबंधित भी अपडेट देता रहता हूँ। तो होता क्या, 8 से 10 जो कटिंग होती हैं वो पर डे मैं आप सभी को प्रोवाइड करा देता हूँ मॉर्निंग में। आप करिए ये कि आप अखबार ना उठाइए, बल्कि आप अपना समय बचाइए, वो पेपर की कटिंग पर डे पढ़ लिया करिए, और लास्ट में आप करिएगा जब एग्जाम आपका नज़दीक आ रहा हो तब आप पत्रिका लेकर के आप तैयारी कर लीजिए। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, आपकी तैयारी में आप बाकी बच्चों से कहीं ना कहीं बेहतर, बहुत ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि आप जो है ना 2 बार उस चीज़ को पढ़ चुके होंगे। एक बार आपने पहले पढ़ रखा है जो पर डे शेड्यूल है, और उसके बाद आपने जब आपने लास्ट में पढ़ा है तो वो एक अच्छे से रिवाइज हो जाएगा और चीज़ें आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएंगी, वो अच्छे से समझ में आएंगी। तो आप सभी का काम ये होगा कि आप पहले भी वो चीज़ें पढ़ चुके होंगे और फिर बाद में उसका रिवाइज कर लेंगे। तो रिवीजन से जो चीज़ें हैं, जो डाउट हैं, वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग ये जरूर करिए, साथ साथ पढ़ते चलिए, और साथ ही साथ आप लोग बाद में पत्रिका भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो देखिए, आ चुके हैं हम ये पीडीएफ की तरफ दोस्तों। आप देख सकते हैं ये दिया हुआ ऊपर में, उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड। ठीक है, तो ये जो है हमारा नोटिफिकेशन ऑफिशियली है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए।
राइट। हम सारी जानकारी लेते हुए चलेंगे, मैं स्क्रॉल डाउन नीचे करता हुआ चलूँगा और सारी एक एक जानकारी आप सभी को देता हुआ नीचे मैं चलूँगा, और सारी जानकारी हम आपको इसमें वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। क्या सिलेबस रहेगा और एज क्राइटेरिया, जनरल के लिए एज क्राइटेरिया क्या है, बाकी के लिए एज क्राइटेरिया क्या है, और ओबीसी SC ST वालों को छूट मिल रही है कि नहीं मिल रही है, और भी बाकी सारी जानकारियाँ मैं जो भी PDF में होंगी सारी मैं आप सभी को प्रोवाइड कराऊँगा। ठीक है, चलिए ये देख सकते हैं, ये हमारा जो विज्ञापन संख्या है ये दी हुई है। ठीक है, इससे अलग ही कोई मतलब नहीं। और ये विज्ञापन कब आया? दिसंबर 23, 2023 को ये जो है विज्ञापन आपका आया है। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में कोई भी डिटेल देखनी है तो आप जा कर के इस वेबसाइट के माध्यम से देख सकते हैं, ये आपकी वेबसाइट दे रखी है। ठीक है, चलिए नीचे पढ़ते हैं। पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023, ये आपका दिया हुआ है। अब बात अगर करें कि जो पे ग्रेड है वो क्या है, तो इसमें मैं बता दूं आपको 5200 से लेकर के 20,000 जो है वो पे ग्रेड का जो ये जॉब है। ठीक है, तो इसमें तकरीबन जो सैलरी बनती है वो 21,700 के आसपास जो बेसिक पे है वो आपका बनता है, जो कि एक ठीक ठाक सैलरी है, और वो भी यूपी में रह करके। देखिए, अगर आप यूपी के निवासी हैं और यूपी में ही रह करके आप जॉब कर रहे हैं, वो भी गवर्नमेंट जॉब, तो ठीक ठाक ये बेसिक पे जो है ना आपका काफ़ी अच्छा है, और इसके साथ बाकी के अलाउंसेस भी जुड़ते हैं, तो आपकी ये सैलरी बढ़ करके अच्छी खासी पहुंच जाती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि जो रिक्तियां हैं, जो पद हैं, वो किस तरीके से आए हैं। टोटल पहले तो कितने आए मैं आप सभी को बता दूं। जो टोटल पद हैं वो 60,244 हैं। इसके बाद अगर आप बात करें कि जो कैटेगरी वाइज दिए हुए हैं, तो अनारक्षित जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए हैं 24,102। ठीक है, 24,102 पद ये अनारक्षित के लिए हैं, सामान्य के लिए इसमें इसके ये जनरल कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद बात करें अगर EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अंतर्गत जो आते हैं वो हैं हमारे 6,024। ठीक है, ये हमारे 6,024 पद जो हैं वो EWS कैटेगरी के लिए हैं। अब बात करते हैं पिछड़ा वर्ग, तो पिछड़ा वर्ग के लिए 16,264 हैं। और बात करें अगर अनुसूचित जाति की, तो अनुसूचित जाति के लिए 12,650 हैं। और वहीं अगर हम बात करें अनुसूचित जनजाति की, तो जो 5वीं कैटेगरी है हमारी, उसमें 1204 पदों के लिए विज्ञापन है। ठीक है, तो मैंने कैटेगरी वाइज भी आप सभी को बता दिया है, और टोटल वैकेंसी जो मैंने बता दी है कि 60,244 पदों के लिए ये विज्ञापन जारी हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए इस बार वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, मतलब काफ़ी नंबर ऑफ़ सीट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो आपके पास मौका भी अच्छा खासा है, तो आप लोग तैयारी में लग जाइए अभी से। ठीक है, और जिनकी एज है या हाइट है तो उनके लिए तो सबसे अच्छी नौकरी है यूपी के अंदर। बात करते हैं जो आवेदन है वो कब से शुरू है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादातर हमारे दोस्तों का ये रहता है कि सर आवेदन कब से शुरू है। तो आवेदन मैं सभी को आपको बता दूं 27/12 से लेकर के 16/1/2023 तक इसके जो है आवेदन वो रहेंगे। ठीक है, 27 तारीख से ये जो है आवेदन शुरू हो जाएंगे, राइट, और इसके बाद 16 जनवरी तक ये रहेंगे। जबकि जो इसमें अगर संशोधन करने की जो डेट है वो 18/1 है, 18/1/2024। एक चीज़ मैं आप सभी दोस्तों से कहूँगा कि फॉर्म जब आप भरिएगा तो कोशिश ये करिएगा कि संशोधन के लिए कुछ छोड़िए नहीं। देखिए गलती से अगर कुछ रह जाए बात अलग है, लेकिन आप जो फाइनल सबमिट करने से पहले 2 बार 3 बार आराम से देख लीजिए, क्योंकि होता क्या है कि अगर आप फॉर्म गलत कर देते हैं तो अभी तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आगे आपको बाद में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और हम ऐसा करें ही क्यों, क्योंकि जो आवेदन है, आवेदन में अगर कोई गलती हो जाती है बाद में फिर हमें उसमें करेक्शन करना पड़े, तो इससे अच्छा 2 बार के झंझट से कि एक बार ही हम उसको 2 बार या 3 बार में चेक कर लें। ठीक है, चलिए नीचे और स्क्रॉल डाउन करते हैं, नीचे चलते हैं। हाँ, एक चीज़ और है कि आवेदन में जो शुल्क है वो कितना लगेगा, तो आप सभी को मैं बता दूं 400 रुपये जो है वो फीस सभी की लगेगी। ठीक है, बात करें और इसमें एक कैटेगरी वाइज नहीं दिया हुआ है कि किसकी क्या फीस लगेगी, तो मैं आप सभी को बता दूं सभी की 400 लगेगी, चाहे वो SC हो, OBC हो, ST हो। हालांकि जनरल OBC EWS की तो हमेशा एक ही रहती है, SC ST की कम होती है, लेकिन आप सभी के लिए बता दूं इसमें कहीं कोई और जानकारी नहीं दी हुई है, आप देख सकते हैं। तो जो फीस है, जो आवेदन शुल्क है वो 400 ही रहेगा सभी के लिए। हमारी एलिजिबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहले आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। तो अगर आप भारत के नागरिक हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं।
ठीक है। और तिब्बत से शरणार्थी जो हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं और भारत में मतलब निवास करने वाले हों, ठीक है। उसके वही क्राइटेरिया होता है कि किस डेट से पहले, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप सभी को देख लेनी है। चलिए नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए चलते हैं और भी बाकी शैक्षणिक अर्हता के मतलब जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है हिंदी में, क्योंकि कुछ लोगों को शायद समझ में ना आए, शैक्षणिक अर्हता थोड़ी सी ज़्यादा क्लिष्ट हिंदी हो जाती है। तो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो हमारी क्या होनी चाहिए, तो भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं और 12वीं होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप 10वीं उत्तीर्ण हो प्लस 12वीं उत्तीर्ण हो तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा। चलिए और कोई ऐसी कोई बात तो इम्पोर्टेंट है नहीं, और ये सारी चीज़ें वो हैं, ये फॉर्म वगैरह सोसाइटी कंप्यूटर, तो ओ लेवल अगर आपका है तो आप इसको कर सकते हैं। जो कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह के लिए फॉर्म भरते हैं तो ये उनके लिए है। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट जो आयु सीमा है। तो आयु सीमा क्या है, तो मैं आप सभी को बता दूं, आयु सीमा के लिए काफ़ी जद्दोजहद करी है छात्रों ने भी, और जो उनके साथ में टीचर्स खड़े थे। लेकिन हुआ क्या कि आयोग ने जो छात्रों के लिए आयु सीमा में कोई भी परिवर्तन नहीं किया। हालांकि कुछ छात्र थे, आप सभी को पता होगा, जिनको भी जानकारी हो, कि बच्चे ने ये कहा था कि क्योंकि 2 साल बाद वैकेंसी आनी ये पहले थी, तो इसमें एज क्राइटेरिया जो है वो बढ़ा करके दिया जाए, लेकिन खैर एज क्राइटेरिया नहीं बढ़ाया गया। तो मैं आप सभी को बता दूं 18 से 22 साल वाले छात्र जो हैं जनरल कैटेगरी, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। जनरल कैटेगरी में जो भी छात्र आते हैं वो 18 से 22 साल, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले 18 से 22 के होने चाहिए, तब इस फॉर्म को भर सकते हैं। माफ़ी चाहूँगा, ओबीसी नहीं, ओबीसी को थोड़ी सी छूट मिलती है, शायद 2 साल की छूट मिलती है। इसके बाद SC ST को जो छूट मिलती है वो भी उनको छूट मिलेगी। 18 से 22 साल जनरल वालों के लिए है। अगर 18 से 22 साल के आप हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। ओबीसी, SC ST और बाकियों को जो छूट मिलती है वो मिलेगी, ठीक है। अब बात करते हैं, बाकी देखिए ऐसा कोई इंपॉर्टेंट दिया नहीं है। और ये भी आप सभी को पता है कि 2 फ्रेज़ में होता है। एक फ्रेज़ होता है आपका जो पेपर होता है, और दूसरा होता है कि मेडिकल होता है, ठीक है। तो पहले आपका मतलब फिजिकल होता है, फिर मेडिकल होता है। तो आपको पहले पेपर देना है, इसके बाद फिजिकल देना है, फिर मेडिकल देना, ठीक है। तो ये देखिए दिया भी हुआ है आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो किस तरीके से, पहले लिखित परीक्षा होगी, इसके बाद जो शारीरिक परीक्षा होती है, ठीक है। और शारीरिक परीक्षा के बाद आपका जो है मेडिकल होता है, शायद कभी तो उसमें साथ में ही हो जाता है, और बाकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होता है, बाद में फाइनल लिस्ट आ जाती है। और जो आपका सिलेक्शन होता है वो बेसिकली पेपर के नंबरों के आधार पर होता है। ये देखिए फिजिकल जो है ये सब क्वालिफाइंग होता है, DV वगैरह, और जो फिजिकल टेस्ट होता है ये सारा आपका क्वालिफाइंग होता है। इसमें आपको एक्सीलेंट नहीं करना है कि हाँ आप एक्सीलेंट कर देंगे तो आपको कुछ प्लस पॉइंट या फ़ायदा मिल जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हाइट की। तो पुरुषों में जो न्यूनतम हाइट है सामान्य में 168 है, ठीक है। अगर आपकी 168 हाइट है, 168 सेंटीमीटर है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। चलिए वहीं बात कर लें अगर अनुसूचित जाति एवं जनजाति की, तो 160 सेंटीमीटर अगर अनुसूचित जाति एवं जनजाति में है तो आप सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब यही बात कर लेते हैं अगर पुरुषों में सीने की, तो 79 सेंटीमीटर से लेकर के 84 होना चाहिए, और 5 उसका सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, ये आप सभी को पता है, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति में, तो 77 से लेकर 82 तक होना चाहिए, अगर 5 इंच का फुलाव प्लस होना चाहिए। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का जो सीने का फुलाव है वो होना ही होना चाहिए, ठीक है। महिलाओं के लिए अलग से इसमें जो है फिजिकल की रिक्वायरमेंट थोड़ी अलग रहती है। इसमें बात करेंगे अगर महिलाओं की लंबाई की, तो उनकी जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए न्यूनतम। ये फिर से मैं आप सभी को बता दूं सामान्य के लिए है, ठीक है। और जो न्यूनतम अनुसूचित जाति एवं जनजाति में है महिलाओं की, तो 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नीचे। तो फिजिकल मैंने आपको बता दिया है कि जो शारीरिक जो मापदंड हैं वो क्या रहेंगे, ठीक है। और आरक्षण में जो आयु सीमा है वो देखिए इसमें दिया हुआ है कि जो जिसकी है, जैसे OBC SC ST को जो भी मिलती है आरक्षण में तो वो मिलेगी। और आरक्षण जो
आयु सीमा में भी प्लस फिजिकल में भी, दोनों में ही आप सभी को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे भी AWS की। तो हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, AWS में 10 नंबर का मैं मोटे तौर पे बता देता हूँ कि आरक्षण जो है 10% रहता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जो आर्थिक रूप से, जिन्होंने सामान्य में जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, तो उनका एक प्रमाण पत्र बनता है AWS सर्टिफिकेट। अगर आपके पास है तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर लगाइएगा, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लाभ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें ये जो दी हुई हैं ये इतनी कोई महत्वपूर्ण नहीं है। जो भी मैंने आपको इम्पॉर्टेंट अपडेट थी वो मैंने सभी आपको दे दिया है, ठीक है। आपसे मैंने कहा था कि इसमें एग्ज़ाम की जो डेट है वो भी देखने को मिल गई। तो मैं आप सभी को बता दूं कि एक न्यूज़पेपर सर्कुलेट कर रहा है, आप देख सकते हैं। इस न्यूज़पेपर में साफ तौर पे दिया हुआ है कि ये जो डेट है एग्ज़ाम की 11 फरवरी रहेगी, आप देख सकते हैं। तो अगर 11 फरवरी को एग्ज़ाम है तो आपके पास मोटा मोटा बहुत कम समय बचा है। हालांकि मैं एक बात बता दूं कि 11 फरवरी को एग्ज़ाम होना थोड़ा संभव नहीं है। कारण ये है, ये देखिए मेरा मानना है, बाकी हो भी सकता है, लेकिन आप लोग ये मान के चलिए, मैं आप सभी को बताऊं कि 11 फरवरी को एग्ज़ाम इस वजह से नहीं हो सकता है क्योंकि देखिए जनवरी की शुरुआत तक तो चलिए फॉर्म ही चलते रहेंगे। रही बात फरवरी में, क्योंकि 11 फरवरी को ही UPPSC का, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम होने वाला है, बहुत बड़ी परीक्षा होने वाली है, जिसे हम RO समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी के नाम से जानते हैं। तो वो पेपर भी उसी डेट में पड़ रहा है, प्लस ये भी, तो थोड़ा सा मतलब मुझे ये संभव लग नहीं रहा। लेकिन हाँ, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग तैयारी इसी हिसाब से करिएगा कि एग्ज़ाम को आपको एकदम फोड़ देना, अच्छे से अच्छा परफॉर्म करना है, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको दिखा दिया। चलिए बढ़ते हैं नीचे, ठीक है। अब मैं आपको एलिजिबिलिटी वगैरह सारी सब कुछ बता चुका हूँ, अब बस इसमें सिलेबस बचा है। तो मैं आप सभी को बता दूँ, सिलेबस के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा। सिलेबस के लिए एक मैं प्रॉपर अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अगर मैं इस पर सिलेबस का वीडियो बनाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो सिलेबस के लिए मैं प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए। और हाँ, ये वीडियो जो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको ये PDF चाहिए हो तो आप मेरे टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं टेलीग्राम में ये PDF आप सभी को दे चुका हूँ। इसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन व पिन कमेंट में दे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।